चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आगे। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। गुडविल एंड चेंज इन पीएसआर स्टार्ट करते हैं। ओके, गुडविल की जब बच्चों बात करते हैं, जल्दी से बैठ जाओ। Goodwill is the benefit and advantage of the good name, reputation and connection of a business। यहाँ पे ये ध्यान रखना कि अगर आपको गुडविल के ट्रीटमेंट की कुछ बात आती है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 काम आएगा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से रीड कर लेना, फैक्टर्स इफेक्टिंग थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल दो तरीके का हो गया, एक हो गया परचेज्ड गुडविल और एक हो गया सेल्फ जनरेटेड गुडविल और नॉन परचेज्ड गुडविल। जो बच्चों परचेज्ड गुडविल होता है, इन दोनों में से ऐसा कौन सा गुडविल है जो बैलेंस शीट में आप शो कर सकते हो? परचेज्ड गुडविल। जो सेल्फ जनरेटेड होता है इसको आप बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकते हो। वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट क्यों रहती है? क्योंकि जब भी आप फर्म को, पार्टनरशिप को रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं तब ये काम आती है। चाहे पार्टनर रिटायर हो रहा हो, एडमिट कर रहे हो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा हो, तो हर जगह काम आएगा। मेन इसका इंपॉर्टेंट वाला हिस्सा है ये मेथड्स। ये आपको ध्यान रखने हैं। ये मेथड्स क्या क्या कह रहा है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। बच्चों नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज की क्या मतलब था? इसका मीनिंग क्या था कि फ्यूचर में आने वाले ईयर्स के अंदर कितना बेनिफिट होगा। दोबारा से रिकॉल करें तो मान लीजिए एक बिजनेस है, कोई पर्सन इसको परचेज करना चाह रहा है, तो वो कह रहा है कि भाई मैं इसको परचेज करूंगा, मिस्टर ए कह रहे हैं, तो इस बिजनेस की वैल्यू लगा रहे हैं। तो वो ये जानना चाहते हैं कि ये बिजनेस आगे आने वाले टाइम में इनके कस्टमर्स कितने रिपीट पे आएंगे, या ये जो प्रॉफिट कमा रहे हैं आने वाले कितने सालों तक यही प्रॉफिट चलता चला जाएगा। तो इसे क्या बोलते थे? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, एनवाईपी। और एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता था? पुराने सालों के अंदर जो प्रॉफिट हुआ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। जैसे मान लो पिछले 2 साल का ले रहे हो, 3 साल का ले रहे हो, जो भी प्रॉफिट लेके चल रहे हो। ये एवरेज प्रॉफिट निकलता कैसे था बच्चों? कुछ इस तरीके से कि जो भी आपका एक्चुअल में प्रॉफिट आया उनमें कुछ चीजें आप ऐड बैक करते थे, कुछ चीजें आप माइनस करते थे, तो आपका एडजस्टेड प्रॉफिट, जिसे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या सिंपल भाषा में एवरेज प्रॉफिट भी बोलते थे। बेसिकली जब आप ये बिजनेस जब खरीदने जा रहे हैं तो पास्ट प्रॉफिट्स को देख के वैल्यू लगा रहे हैं। अब पास्ट प्रॉफिट के अंदर कोई एबनॉर्मल आइटम तो नहीं है, कोई एबनॉर्मल गेन्स तो नहीं है, आपने ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन तो नहीं कर रखा है स्टॉक्स का, क्योंकि उन चीजों की वजह से क्या होगा, आपका प्रॉफिट पे इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई बिजनेस है, उसका क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए था 1 लाख रुपए, आपने उसको ओवर वैल्यू करके 10 लाख रुपए दिखा दिया, तो आपका प्रॉफिट 9 लाख रुपए से ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा आ रहा होगा। आप समझ पा रहे हैं ये चीज? तो अगर ऐसी कोई एडजस्टमेंट्स हैं, इनको आपको प्लस माइनस करना होता है। जैसे अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या हो गया कि वंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो गई, तो इसको ऐड बैक कर दीजिए क्योंकि बार बार थोड़ी ना होगा। एबनॉर्मल गेन है, इसको भी माइनस कर दीजिए क्योंकि आगे आने वाले सालों में थोड़ी ना होना। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऐड बैक करिए, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इसको माइनस करिए। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, नॉन रिकरिंग इनकम्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। मतलब क्या हुआ कि आपने फॉर एग्जाम्पल आपने कोई मशीनरी खरीदी, आपने गलती से परचेज अकाउंट में दिखा दिया, तो इसकी वजह से वो क्या रहा होगा, परचेज अकाउंट यानी कि डेबिट साइड ज्यादा आ रहा होगा और प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। ये एग्जाम्पल दिमाग में जा रहा है या और इलेबोरेट करूं इस चीज को? क्लियर है? और इसी तरीके से कोई आपने उल्टा, यहां पे ये भी लिखा होना चाहिए, यहां पे ऐसे आ सकता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स
नॉट शोन, ठीक है ना, कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है आपने उसको दिखाया ही नहीं, ऐसा कुछ। इनकम्स फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, मैनेजमेंट कॉस्ट दैट इज पार्टनर्स रेम्यूनरेशन इफ इट इज नॉट डिडक्टेड एनी फ्यूचर एक्सपेंसेस जो आपको लग रहा है पास्ट में आपने शो नहीं कर रखे। तो इन सबको एडजस्ट करने के बाद आपका क्या आ जाएगा बच्चों, एवरेज प्रॉफिट। इसको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल। अगला आ रहा है सुपर प्रॉफिट मेथड। अच्छा, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट का ना फॉर्मूला नहीं लिखा, रुकिए, ये रहा, यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है ज्यादा, ये चार्ट के अंदर। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज तो हो गया, इसी के अंदर एक वेटेड एवरेज भी होता है। वेटेड एवरेज के अंदर और सिंपल एवरेज, आइए इसका ना कैसा करते हैं, क्वेश्चन पिकअप करते हैं, देखते हैं वेटेड एवरेज का। ये रहा, जैसे ये देखिए, हाँ, नंबर ऑफ ईयर्स आ गए बच्चों, पिछले 5 सालों का आपके पास प्रॉफिट गिवन है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज, तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, फ्यूचर की बात चल रही है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स आफ्टर असाइनिंग वेट्स 1 2 3 4 5, तो आपने क्या किया, प्रॉफिट्स को वेट्स असाइन किया, मल्टीप्लाइड बाय वेट किया, इसे वेटेड प्रॉफिट निकल के आ गया। वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 15 करेंगे तो आपका एवरेज वेटेड प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया एनवाईपी से तो आपका गुडविल निकल के आ गया। अगर यही वेटेड एवरेज की जगह सिंपल एवरेज होता तो आप क्या करते, सिंपली इन सबको प्लस करते, डिवाइडेड बाय 5 करते, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाता, मल्टीप्लाइड बाय 3 करके फिनिश हो जाता। क्या दोनों में डिस्टिंक्शन समझ में आया, वेटेड और इसके अंदर? वेटेड के आने के थोड़े चांसेस कम है, बट अगेन सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या था, नॉर्मल से भी ज्यादा। अगर आपको ये याद हो, इसका सिंपल फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय एनवाईपी। एनवाईपी तो समझ गए, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, ये रहा, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट या सिंपली एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जो आपने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया उसी तरीके से निकलेगा। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है बच्चों, इसका ये रहा फॉर्मूला। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया बच्चों, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। एनआरआर का मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। यहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या था, इसका ना फॉर्मूला था, अगर आपको याद है फॉर्मूला, नहीं याद है तो आइए इसको भी रिकैप कर लेते हैं। बैलेंस शीट आती है बच्चों, यहां पे एसेट्स आ गए, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, कैपिटल, रिजर्व्स, लायबिलिटी। अच्छा, ये चीज ध्यान रखिएगा, जब मैं कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर रहा हूं, रेशियो के चैप्टर में भी कैपिटल एम्प्लॉयड आता था, जो बुक 3 था, वहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड ना कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज्यादा डिस्कस्ड है, ये पार्टनरशिप अकाउंटिंग पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो जब यहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर रहे हैं बच्चों, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या हो गया, सिंपल भाषा में ओनर का पैसा कितना लगा हुआ है, यहां पे कैपिटल प्लस रिजर्व। तो एक फॉर्मूला तो कैपिटल एम्प्लॉयड का हो गया, कैपिटल प्लस रिजर्व्स, और दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाता था, एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। तो जब मैं यहां पे बात कर रहा हूं कैपिटल एम्प्लॉयड की, ऑल एसेट्स, ऑल एसेट्स का मतलब क्या हो गया, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। पहले यहां तक रिकॉल होता है? अच्छा, याद करिए, कैपिटल एम्प्लॉयड में 3 चीजें एक्सक्लूड करनी होती हैं। क्या क्या थी वो 3 चीजें,
गुडविल अगर बैलेंस शीट में कोई गिवन हो, फिक्टिशियस एसेट्स जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस वगैरह, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो अदर देन ट्रेड पर्पस रखी गई है। जैसे बिजनेस ने एफडी करवा दिया तो उसका पर्पस ट्रेड नहीं है, तो उसको माइनस करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयमेंट। तो दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो कर लो, ये तीन चीजें इसमें से माइनस करनी ही करनी है। क्या समझ में आता है हमें? क्लियर है ये बात? तो इससे निकलेगा आपका क्या, दोबारा से इससे निकलेगा क्या, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आएगा। फिर ये नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे एवरेज प्रॉफिट से तो आपका सुपर प्रॉफिट निकल के आएगा। फिर सुपर प्रॉफिट को एनवाईपी से मल्टीप्लाई करते हैं। याद आता है ये गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, नहीं या तो ये हो सकता है बाकी सब कुछ गिवन हो, गुडविल भी गिवन हो, फिर आपको बैलेंसिंग फिगर एक्स लेके सॉल्व करना हो। तो एनआरआर गिवन होता है यूजुअली आपके लेवल पे। बाकी दो मेथड आते हैं बच्चों, कैपिटलाइजेशन मेथड्स। दो मेथड आ जाते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के अंदर तो सिंपली क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय एनआरआर। और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर क्या हो गया, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। माइनस नेट एसेट्स। नेट एसेट्स किसका एक और नाम है, कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और नाम है नेट एसेट्स। तो सिनोनिम्स है। और कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकल के आएगा बच्चों, इसका फॉर्मूला हो गया ये रहा, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय एनआरआर। एवरेज प्रॉफिट ये समझ में आता है बच्चों हमें? कोई डाउट्स? इसके आपको सिंपल फॉर्मूलाज याद करने हैं। अगर ये फॉर्मूलाज याद हैं तो ये चैप्टर सबसे सिंपल चैप्टर है, इसमें कोई भी दम नहीं है चैप्टर। आइए एक और चैप्टर कर लेते हैं साथ ही साथ, इसके अंदर कुछ इतना एग्जॉस्टिंग नहीं था। चेंज इन पीएसआर। इसके अंदर ठीक है, चलो सबसे पहले तो बच्चों चेंज इन पीएसआर की जब हम बात कर रहे हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बोलते हैं। जब भी आपस में पार्टनर्स टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। आपने अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपस में चेंज किया, एडमिशन किया, रिटायरमेंट किया, डेथ किया, किसी भी लेवल पे आपने चेंज किया तो उसे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बोलेंगे, जहाँ पे नया एग्रीमेंट बनेगा और पार्टनर्स आपस में वही काम नए टर्म्स एंड कंडीशन पे कंटिन्यू करेंगे। तो जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, व्हेन वन और मोर पार्टनर्स एक्वायर एन इंटरेस्ट इन द बिजनेस फ्रॉम अनदर एग्जिस्टिंग पार्टनर, it is said to be change in profit sharing ratio in the partnership firm. A change in profit sharing ratio among the existing partner means it is reconstitution of the firm without admission, retirement or death of a partner. जैसे मान लीजिए 3 पार्टनर्स हैं, इनका पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2:1, अब नया हो गया 1:1:1। तो बताइए बच्चों कौन सा पार्टनर इसमें सैक्रिफाइस कर रहा है, ये ओल्ड रेशियो है, ये न्यू रेशियो है। कौन सा पार्टनर इसमें सैक्रिफाइस कर रहा है, फर्स्ट वाला। और कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, लास्ट वाला। सेकंड वाला कहां से आएगा, ठीक है, तो लास्ट वाला इसके अंदर गेन कर रहा है। तो इस तरीके से गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स निकल के आते हैं। इस वाले चैप्टर, ये वाला चैप्टर आपका बेस ले डाउन करता है आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए। कुल मिला के इसके अंदर टॉपिक्स क्या क्या हैं वो इस चार्ट से आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएंगे। पहला टॉपिक आता है
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालना। दूसरा टॉपिक आता था गुडविल का, तीसरा आता था ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। अच्छा, इसके अंदर भी सब टॉपिक्स होते थे। आपका अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो क्या होगा, लॉसेस था तब क्या होगा, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व्स वाला एडजस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड वाला एडजस्टमेंट, वो सारा रिकैप करेंगे। चौथा आता था रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और फिर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस जिसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बहुत छोटे केसेस आते थे चेंज इन पीएसआर। मेन जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के केसेस थे वो कहाँ आते हैं, रिटायरमेंट और एडमिशन के अंदर, रिटायरमेंट और एडमिशन के अंदर वहां पे हैवी केसेस आते हैं, यहाँ पे कुछ भी दम नहीं है। तो एक एक करके इसके अंदर अगर चले, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऊपर से पहले देखते हैं। आइए, एक तो हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेसिकली क्या है, जो नए पार्टनर्स, जो पार्टनर्स हैं उनमें न्यू शेयरिंग का रेशियो कैसे बनता है, थोड़ा मैथमेटिकल है ये। सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। जैसे अगर इसके अंदर आप देखेंगे, ओल्ड क्या था 3/6 और न्यू क्या था 1/3, तो ये कितना निकल के आ गया, कितना हो गया 1/6, ठीक है ना। तो यहां पे बच्चों पॉजिटिव में दिख रहा है हमें सैक्रिफाइसिंग। अगर इसी का निकाल के देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/6 माइनस 1/3 विच इज -1/6, तो गेनिंग हो गया। बच्चा उल्टा भी कर सकता है, न्यू माइनस ओल्ड भी कर लीजिए, तो आपको उस तरीके से याद रखने, कोई भी एक तरीका फॉलो करिए, या तो न्यू माइनस ओल्ड या ओल्ड माइनस न्यू, बार बार चेंज मत करिएगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में फॉर्मूला ओरिएंटेड चैप्टर है। गेनिंग रेशियो, इट इज द रेशियो इन विच पार्टनर्स हैव एग्रीड टू गेन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इन्होंने इसी फॉर्मूला को उल्टा कर दिया, बट अगेन आप एक ही फॉलो करिए, ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हैं तो ओल्ड माइनस न्यू फॉलो करो, पॉजिटिव आ गया तो सैक्रिफाइसिंग, नेगेटिव आ गया तो गेनिंग, ठीक है ना, ऐसे याद करिए। इसका ऐसा करके एक क्वेश्चन देते हैं आप सबको करने के लिए, जिससे थोड़ा सा समझ में आएगा मैथमेटिक्स ठीक है या नहीं हमारे यहाँ पे। सिंपल क्वेश्चन ही दे रहा हूं, जल्दी जल्दी करिएगा। अरे मैथ्स वालों ने क्या कर दिया, नॉन मैथ्स वालों को बोल रहे हैं आप, जल्दी से करो फटाफट से। इलस्ट्रेशन नंबर 3, प्लीज टाइम वेस्ट मत करिएगा। प्लीज, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। कैलकुलेट न्यू पीएसआर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ऐसा करिए, इसमें से पहले दो केसेस ही कर दीजिए फटाफट से, फास्ट। प्रेजेंटेशन वगैरह कुछ नहीं चाहिए, रफली चाहिए। कर दिया आपने, कोई नहीं निकालो निकालो, जल्दी जल्दी निकाल लो सारी चीजें, एक ही बारी में इसको चेक करवा दूंगा मैं, फास्ट। हो गया, बलराज बाबू रजिस्टर का है, चल प्लीज सिद्धार्थ कर लीजिए सॉल्व।
नहीं नहीं, बस पहले दो चेक करें। पहले वाले केस के अंदर क्या था बच्चों, एज पर न्यू एग्रीमेंट Z टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम X। तो Z ने 1/5 X के हिस्से में से माइनस हो जाएगा और Z के हिस्से में प्लस हो जाएगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:4 आ गया। अब न्यू ओल्ड रेशियो गिवन है 5:3:2, न्यू रेशियो 3:3:4। तो आपने इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला। वैसे तो क्लियरली दिख भी रहा है ये सैक्रिफाइसिंग है और ये गेनिंग है, तो क्लियरली दिख भी रहा है। सेकेंड केस, एज पर न्यू एग्रीमेंट Z टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम X एंड Y। तो इस केस में क्या हो जाएगा बच्चों, -1/10 -1/10 प्लस 2/10। जैसे न्यू रेशियो निकल के आ जाएगा, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो के बीच का डिफरेंस, ये सैक्रिफाइसिंग हो गए दोनों, ये गेनिंग हो गया। सिंपल। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक किस चीज का आता है बच्चों, अगला टॉपिक आता है गुडविल का। ये रहा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बताएं बच्चों, दो तरीके का गुडविल होता था। एक गुडविल जो बैलेंस शीट में आ रहा होता था, एक गुडविल जो बाहर होता था। ये जो बैलेंस शीट में गुडविल आता था इसका क्या करते थे, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो स्ट्रेट। और जो आपका गुडविल बाहर आ रहा होता था, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यहां पे हो जाता था पार्टनर कैपिटल टू गुडविल इन दी ओल्ड रेशियो। आइए शामिल समझ में आ रहा है आप दोनों को। When goodwill is adjusted through partners capital, इसका रेशियो क्या बनता था, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा, करंट का भी यूज करना है आपका जब आपका अगेन फ्लक्चुएटिंग, इसमें इतना काम का नहीं है। ये वाला आपका डिलीटेड था, रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ वाला। हाँ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट। ये क्या करते थे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल किस रेशियो में राइट ऑफ कर देते थे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर सीधा सीधा राइट ऑफ हो जाएगा। कोई डाउट्स इसके अंदर। रिवैल्यूएशन का जो कॉन्सेप्ट है अभी 2 मिनट में करते हैं। पहले मैं आपको रिजर्व्स का ट्रीटमेंट करवा देता हूं। ये रहा। अब बच्चों रिजर्व्स की जब हम बात करते हैं तो रिजर्व्स का पूरा कॉन्सेप्ट 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। कितने हिस्सों में, 4। पहला प्रॉफिट, दैट इज बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे P&L जो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, या जनरल रिजर्व हो गया, या अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ऐसा कुछ है। दूसरा होता था जो लॉसेस होते थे, या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एसेट्स एक्सपेंस। ये कौन से हो गए, जो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे आ रहे हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, P&L का डेबिट बैलेंस एक्सेट्रा। तीसरा कॉन्सेप्ट आता था वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व्स का, और चौथा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का। तो ये इस तरीके से 4 केसेस में डिवाइड होता था। तो सबसे पहले एक एक करके कवर करते हैं। व्हेन दीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ द न्यू फर्म, मतलब आपको ये नई फर्म की बुक्स में शो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो उस केस में क्या हो जाएगा, सिंपली आप इसको राइट ऑफ कर देंगे। तो राइट ऑफ कैसे होगा, रिजर्व्स, P&L, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन, अगेन इसका डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे, इसके अलग अलग केसेस होते थे। टू पार्टनर्स कैपिटल कौन से रेशियो में राइट ऑफ होता था, ओल्ड रेशियो के अंदर। और जो आपके लॉसेस होते थे या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते थे, इसका क्या करते थे, इसको भी राइट ऑफ करते थे ओल्ड रेशियो पार्टनर्स कैपिटल टू P&L टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। बात समझ में आया। बट अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल दे, क्या बोल दे कि पार्टनर चाह रहे सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए, या पार्टनर्स ऐसा चाह रहे हैं कि बुक्स के अंदर कंटिन्यू करने के लिए, बुक्स के अंदर चेंजेस नहीं करना है, when these are required to be shown in the books of the new firm, मतलब राइट ऑफ नहीं करना है, तो आप सिंपली एंट्री क्या करते थे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अगर आपको याद हो तो पहले क्या करते थे हम, इसका ना नेट इफेक्ट निकालते थे
फिर नेट इफेक्ट निकालने के बाद गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करते थे। क्या ये सब याद आ रहा है हमें? लॉस होता था तो उल्टा, इसको मैं ऐसे लिख भी देते हैं, दिस इज फॉर प्रॉफिट्स। और अगर नेट लॉस निकल के आता था तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग हो जाता था। तो ये जो रिजर्व्स का टॉपिक होता था बच्चों, इसके अंदर ये दोनों टॉपिक्स थे, ये तो हमारे कवर होते हैं। अगला आता है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इसके लिए डिटेल में यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं, आपकी बुक के एग्जाम्पल्स हैं, आइए इसको कवर करते हैं। राम, श्याम एंड मोहन sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2 decided to share profits and losses in the ratio of 2:3:4. An extract of the balance sheet on this date is as follows. Workman compensation reserve 90,000 रुपीज का। अब आपकी लाइबिलिटी क्या है, क्लेम क्या है, उस पर डिपेंड करता है। मैं हल्का सा डिस्कस कर रहा हूं, फिर आपको लिख के करने के लिए देता हूं। When no information is given, क्या करते थे बच्चों? सीधा राइट ऑफ करते थे ओल्ड पार्टनर्स। देयर इज नो क्लेम, सेम। When claim is 45,000, तो 45,000 का लाइबिलिटी बन जाएगा, बाकी जो बचा हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड रेशियो के। 99,000, तो 9,000 रुपीज रिवैल्यूएशन में चला जाएगा, रिजर्व पूरा खत्म हो जाएगा और लाइबिलिटी 99,000 की बन जाएगी। अगर 90,000 है तो सीधा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। याद आ रहा है ये? आप ऐसा करिए, इसके अंदर से मुझे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इसकी जर्नल एंट्रीज लिख के दिखाइए फटाफट से, करिए। बहुत सिंपल है ये, जल्दी से करिए। फटाफट से कर लीजिए। क्या चीज? नहीं, जरूरत नहीं, एग्जाम में तो कर दीजिएगा, एग्जाम में तो जो आता है कर देना सब। डन, 1 मिनट और दे रहा हूं। अभी ऐसा करेंगे, कुछ क्वेश्चंस देता हूं मैं, अभी क्लास के बाद रुक के आज करके जाएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। करें, चेक करें। सबसे पहले तो थर्ड केस की एंट्री चेक करिए। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम टू राम, श्याम, मोहन 90,000, 45,000 का लाइबिलिटी और ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चौथे केस के अंदर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 90,000, लाइबिलिटी हो गई 99,000 और 9,000 रिवैल्यूएशन में चला गया। इस 9,000 को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करके भी दिखा रखा है, तो पेपर में भी आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा अगर जर्नल एंट्रीज आती है। आखिरी के अंदर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम 90,000 फिनिश। तो आपका जो रिजर्व्स का टॉपिक है इसमें वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व भी होता है। अगला आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। आइए बच्चों इसको भी रिकैप करते हैं, फिर एक आधा केस लिख के देंगे आपको लिखने के लिए।
गौरव, सौरभ एंड कबीर sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2 decide to share future profits and losses in the ratio of 2:3:4. बच्चों फ्लक्चुएशन फंड 18,000 का है और इन्वेस्टमेंट आपकी 2 लाख रुपए की एट कॉस्ट है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी 18,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट गिर जाए, इतने के लिए आपने पहले से क्या कर रखी है, तैयारी करके रखी हुई है। अब कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन तो क्या करेंगे बच्चों, 18,000 रुपए पूरा किस रेशो में, अगर वैल्यू 2 लाख की 2 लाख है तो सेम ट्रीटमेंट, 18,000 रुपए पूरा बांट देंगे। 1,91,000 यानी कि ये गिरावट कितने की आई है, सिर्फ 9,000 की। हम 18,000 की तैयारी करके बैठे थे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स टू इन्वेस्टमेंट, और बाकी बचा हुआ जो 9,000 है ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट 2,18,000 बढ़ गया वैल्यू, तो पहला स्टेप तो क्या होगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट जो बढ़ गया है वो रिवैल्यूएशन के थ्रू चला जाएगा और रिवैल्यूएशन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वैल्यू बहुत ज्यादा गिर गया है, आपने तो 18,000 तक की तैयारी की थी, कितने से गिर गया, 27,000 से। तो क्या करेंगे बच्चों, बाकी 9,000 रुपए का जो एक्सेसिव फॉल है वो रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। तो रिवैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, और फिर रिजर्व्स को, रिवैल्यूएशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। ये लिख के करने की जरूरत लग रही है, मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं। नेक्स्ट, ये तो आपके कॉम्प्रिहेंसिव के लिए लिखा हुआ है। हमारे कौन कौन से टॉपिक हो गए रिकैप, एक ये हो गया, गुडविल हो गया, रिजर्व्स हो गया। अगला आता है, अच्छा, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इसको भी करते हैं। छोड़ो पेपर ही क्या देना। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, बच्चों रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इसके अंदर रिवैल्यूएशन का एक और नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इट इज जस्ट लाइक P&L। अच्छी बात कहां आएगी, क्रेडिट साइड पे, बुरी बात कहां आएगी, डेबिट साइड। ये बात समझ में आता है। तो अगर एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है, क्रेडिट साइड, लायबिलिटी का वैल्यू गिर रहा है, क्रेडिट साइड, कोई नया एसेट मिल गया है, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पे सारी बुरी बात है, अगर एसेट का वैल्यू गिर गया है, डेबिट साइड, लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ गया है, डेबिट साइड, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, नया लायबिलिटी मिल गया है, डेबिट साइड। जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा इसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये समझ में आया। ये कब करना है बच्चों, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या फिर क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो आपको ये करके दिखाना है। बाय चांस अगर क्वेश्चन आपसे ये बोलता है कि भाई साहब ऐसा करिए, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, या फिर एडजस्टमेंट एंट्री पास करिए, या फिर ऐसा बोलता है कि पार्टनर डिसाइड करते हैं कि ओल्ड प्रॉफिट, ओल्ड वैल्यू पे ही चलेगा बुक्स के अंदर, तो आपको इसका नेट इफेक्ट निकालना है। अगर नेट इफेक्ट प्रॉफिट आ रहा है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, अगर लॉस आ रहा है तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। क्या ये समझ में आया, क्लियर है यहां तक हम। तो लास्ट के अंदर आपके ये कॉम्प्रिहेंसिव्स आते हैं, एक दो मैं कॉम्प्रिहेंसिव भी देता हूं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल एडजस्टमेंट के इसके अंदर ना 2 केसेस है, आइए वो भी पिकअप करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 26, प्लीज इधर ही फोकस करिएगा। PQR&S, आज आप सबका ना बेसिकली अकाउंट्स का वार्म अप स्टार्ट कर रहे हैं। हो क्या रखा है कि अभी आपका अलग अलग लेवल पे थोड़ा सा अगेन अकाउंट्स आज से धीरे धीरे करके वार्म अप स्टार्ट करना है। पहले दिन सारा जोर मत लगा दीजिएगा, ये जरूर है जो आप कर रहे हैं वो इस तरीके से करिएगा कि परफेक्टली क्लोज हो जाए। कल से मोमेंटम और बढ़ना शुरू होगा आपका। कल जैसे हम टारगेट रख सकते हैं बड़े बड़े चैप्टर्स, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन,
डेथ, फिर उसके अगले दिन और बड़े चैप्टर, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर्स। समझ रहे हैं? तो धीरे धीरे आपका मोमेंटम बढ़ता चला जाएगा। इसको एक बारी रिकैप करते हैं। P, Q, R and S were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 1:4:2:3। ओल्ड रेशियो हो गया। अब बच्चों आपके पास बैलेंस शीट गिवन है, सन्ड्री क्रेडिटर्स गिवन है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व आ गया। इसके रिगार्डिंग आपको दिमाग लगाना है। फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स आ गए। फ्रॉम द अबव डेट पार्टनर डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। तो बच्चों रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म हो गया, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज वैल्यूड एट 2,70,000। बताइए इसका क्या करेंगे? राइट ऑफ कर देंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करेंगे इसका। क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व इज 2 लाख रुपए। अगेन 1,70,000 रुपए की रिजर्व है, बट लायबिलिटी आपकी 2 लाख की है, तो 30,000 रुपए रिवैल्यूएशन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। Capitals of the partner were to be adjusted according to new profit sharing ratio by bringing or paying cash as the case may be। ये लाइन पढ़ के हमें समझ में आता है क्या कि ये कैपिटल एडजस्टमेंट का केस है। याद करिए, एडमिशन, रिटायरमेंट, हर चैप्टर के अंदर मैंने आपको मार्किंग करवा के बताया था कि ये पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए। एक एक करके बच्चों समझते हैं। पेपर के अंदर ध्यान रखिएगा, क्लासेस में भी मैं ये बहुत बारी आपको फीडबैक दिया है, तीनों अकाउंट इकट्ठे बना के सॉल्व करने का कोशिश करिएगा, वरना प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि आपका क्वेश्चन ज्यादा टाइम कंज्यूम कर जाएगा जितना रिक्वायर्ड है। सेम चीज मैं कैश फ्लो के लिए भी बोलता हूं कि पूरा पहले हल्का सा फॉर्मेट बना लीजिए, जोन सी चीज जहां जहां आ रही है उसको कंप्लीट करते जाओ, वरना ये टाइम ज्यादा कंज्यूम कर जाएगा और अकाउंट्स का पेपर वैसे भी बच्चों का छूटने के चांस बन जाते हैं। अब जैसे आपने रिवैल्यूएशन बना लिया, पार्टनर कैपिटल बना लिया, बैलेंस शीट बना लिया, एक एक करके देखते हैं कौन सी चीज कहां जा रही। सबसे पहले ये तो ओपनिंग बैलेंसेस है, ये यहां चले गए। फिर उसके बाद बच्चों वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, इसका क्या करेंगे? 30,000 रुपए की रिवैल्यूएशन में चला गया और 2 लाख रुपए बैलेंस शीट में। नेक्स्ट 2,70,000 रुपए का गुडविल है, तो गुडविल का क्या करेंगे बच्चों? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग निकाल के ये जर्नल एंट्री आ गया। ये सारे वर्किंग नोट करके दिखाएंगे अभी आप। तो यहां पे जब आप गेनिंग सैक्रिफाइसिंग करेंगे तो इस तरीके से जर्नल एंट्री आपने पास कर दी। कोई दिक्कत? क्लियर है यहां तक तो हम? नेक्स्ट, इसको करने के बाद आपने क्या किया? एक एक करके क्लोज करना शुरू किया। क्या क्लोज करना शुरू किया? और तो कोई एडजस्टमेंट बचा नहीं, तो ये लॉस को ओल्ड रेशियो के अंदर ट्रांसफर कर दिया। क्लियर है यहां तक भी हम? अब अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता तो हम इसका बैलेंसिंग फिगर निकालते और कैपिटल्स के अंदर लिख देते जाके। ना क्रेडिटर्स के अंदर चेंज है, ना फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स के अंदर चेंज है। बट इसके अंदर क्वेश्चन बोल क्या रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई जो कैपिटल्स है इट इज टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आपको क्या करना है बच्चों? इन पार्टनर्स का एडजस्टेड कैपिटल निकालना होता है। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब क्या है? इन सबको प्लस किया, इन सबको माइनस किया, दोबारा से प्लस माइनस करने के बाद टोटल कैपिटल ऑफ दी फर्म निकल के आए। इसमें कोई डाउट है किसी को? इसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। तो हर पार्टनर का कैपिटल आ गया 3,42,500। ये कैपिटल जाके हमने क्लोजिंग बैलेंस में लिख दिया है, और जो बैलेंसिंग फिगर बच रहा है वो बच्चों याद रखिएगा, दो तरीके से बैलेंसिंग कर सकते हैं, या तो करंट अकाउंट के थ्रू या कैश के थ्रू। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कैश के थ्रू करेंगे, अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल रहा है तो जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो फॉलो कर लीजिए। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है कि कैश के थ्रू लेना देना कर लीजिए, तो जब कैश के थ्रू लेना देना कर रहे हैं तो बैलेंसिंग फिगर निकाला और जो लेना देना है कैश के थ्रू कर लिया।
लास्ट में आपको ध्यान रखना है कि जो बैलेंस शीट बनेगी वो मैच होनी चाहिए, मैच नहीं हो रही है तो आप गड़बड़ कर। क्या क्लियर होती है सारी बातें? रिपीट करूं इसके अंदर कुछ समझ में आया ये?